दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीट अफेक्टेड ज़ोन। हम जानेंगे कि हीट अफेक्टेड ज़ोन होता क्या है? तो दोस्तों हीट अफेक्टेड ज़ोन क्या होता है? जैसे कि हम ये फ़ोटो में देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये बेस मेटल का पार्ट होता है, पेरेंट मटेरियल का, जो कि वेल्डिंग करने के दौरान इसमें क्या होता है कि मेटलर्जिकल चेंजेज़ हो जाते हैं, हीट की वजह से या थर्मल कटिंग की वजह से। बट ये क्या होता है? मेल्टेड नहीं होता और इसमें माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेज़ हो जाता है। तो इसको हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ द बेस मेटल विच metallurgical affected by the heat of welding or thermal cutting but not melted. Micro structural changes happens it found in base metal only. सबसे पहली चीज कि जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो ओनली बेस मेटल या पेरेंट मेटल में पाया जाता है, वो कभी भी वेल्ड मेटल में नहीं होता। दूसरा, हीट की वजह से इसके अंदर कुछ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो हिस्सा होता है बेस मेटल या पेरेंट मेटल का जो कि हीट सस्टेन करता है बहुत ज्यादा, बट मेल्ट नहीं होता है। ये तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं यहाँ पे। इस एरिया को हम हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे दो जानने वाली चीजें हैं। एक, इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये फेलियर का कारण है। माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से इसका प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है और ये फेलियर कर सकता है, इसलिए हीट अफेक्टेड जोन वेल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है, इससे हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग होने का चांस बढ़ता है। एचजेड एरिया क्या होता है कि ये हाइड्रोजन पिक करता है और हाइड्रोजन पिक करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए ये दो इसके अंदर मेन रीजन है जिसकी वजह से ये हीट अफेक्टेड जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट अफेक्टेड जोन बनता कैसे है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा कि हीट का एक फॉर्मूला है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम वेल्ड करते हैं तो हीट जो है हमारा पेरेंट मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है और जो है ये हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट कर देता है वेल्ड मेटल के नियर। आगे दोस्तों जानेंगे हीट अफेक्टेड जोन जो होता है उसका साइज किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये जो डिपेंड करता है, हमारा बेस मेटल क्या है, हमारा फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड क्या है, दूसरा तीसरा हम कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, और चौथा हम क्या हीट इनपुट उसके अंदर दे रहे हैं। इन चार चीजों पे ये हीट अफेक्टेड जोन का साइज डिपेंड करता है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि वेल्डिंग के अंदर चार जोन होते हैं। एक होता है वेल्ड एरिया, दूसरा होता है फ्यूजन जोन जो कि इसके वेल्ड और इसके पेरेंट मेटल के बीच में होता है, उसे फ्यूजन जोन बोलते हैं। और तीसरा होता है एक पार्शियली मेल्टिंग जोन। ये क्या होता है कि ये फ्यूजन जोन के बाद का इलाका है और बेस मेटल का दोनों के बीच में एक पतली लेयर होती है जो कि मतलब मेल्ट भी नहीं होती, मतलब पार्शियली मेल्ट होती है, एक लेयर टाइप की होती है, उसे पार्शियली मेल्टिंग जोन बोलते हैं। और चौथा होता है हीट अफेक्टेड जोन जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये हीट अफेक्टेड जोन है। और जो मैंने ये ब्लैक लाइन दिखाई है ये पार्शियली मेल्टिंग जोन है, और जो ये वेल्ड एरिया है और इसके बीच का इलाका जो है ये फ्यूजन जोन है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है कि हीट अफेक्टेड जोन का साइज कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कार्बन आयरन डायग्राम से, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन आयरन डायग्राम से जो हमारा इसका स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, 1539 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे ऊपर होता है। इस एरिया पे हमारा अगर इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतने डिग्री, तो हमारा जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है स्टील का। तो जो फ्यूजन जोन से ऊपर का टेम्परेचर होता है
वो 15 से 39 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होता है। अब होता क्या है कि एक होता है जो मैंने बताया था पार्शियल मेल्टिंग ज़ोन, तो ये वो एरिया है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 1539 डिग्री से 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बीच का जो एरिया होगा वो जो है आपका पार्शियल मेल्टिंग ज़ोन होगा। और 1492 डिग्री से 727 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो एरिया होगा वो एरिया हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से ये क्लियर होगा कि हीट अफेक्टेड जोन की साइज कितनी बड़ी होगी। तो जो हीट अफेक्टेड जोन का साइज होगा वो 1492 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस के बीच का एरिया जो होगा वो हीट अफेक्टेड जोन होगा। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि हीट अफेक्टेड जोन बनता कैसे है। अभी तक जो मैंने बताया कि हीट अफेक्टेड जोन होता क्या है, इसका साइज क्या होता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि हीट अफेक्टेड जोन बनता कैसे है। तो जैसा कि दोस्तों हम अ, जानते हैं हीट जो होती है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। हमको हीट अफेक्टेड जोन जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो सबसे पहला हीट ट्रांसफर होने का मेथड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सूर्य से पृथ्वी तक हीट आती है वो रेडिएशन की वजह से आती है। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे लिक्विड से लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो वो हीट एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है। और तीसरा तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि सॉलिड से सॉलिड चीज में हीट ट्रांसफर होती है। जैसे किसी हम लोहे की रॉड को गर्म करें तो ये नीचे मैंने ये कुछ फोटो लगाए हैं, इसमें देखिए क्या होता है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, स्टील के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने इधर हीट करना चालू किया तो ये क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। तो देखिए जैसे पहली स्लाइड में पहले एटम था, उसके बाद 3 हो गए, फिर और उससे ज़्यादा और फिर इससे ज़्यादा, धीरे धीरे ये पूरी सारे एटम जो हैं वो हीटेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफर होती है, ये कंडक्शन मेथड की वजह से। अब ऐसे ही क्या होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि पिछली स्लाइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे की तरफ हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम वेल्ड करते हैं तो हमारा जो वेल्ड एरिया होता है ये तो गर्म होता है और बेस मेटल जो होता है वो ठंडा होता है। तो इसमें क्या होता है कि गर्म एरिया की तरफ से ठंडे एरिया की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, जो कि ये मेथड है कंडक्शन मेथड की वजह से। और दोनों तरफ क्या होता है कि टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होता क्या है जब ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ये एरिया हीट तो हो जाता है बट मेल्टेड नहीं होता। तो यही एरिया जो है हीट अफेक्टेड जोन HAZ कहलाता है। अब होता क्या है, ये हीट ट्रांसफर होने की वजह से इसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि HAZ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब देखिए होता क्या है, जब मेटेरियल हीट हो जाता है तो जब मेटल को हम कूल करते हैं तो मेटल जो होता है हार्ड हो जाता है हीट अफेक्टेड जोन में। ऐसे चेंजेस हो जाते हैं और जो हार्डनेस होती है वो रेट ऑफ कूलिंग पे या कूलिंग स्पीड पे डिपेंड करती है। तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, अगर मटेरियल फास्ट कूलिंग हो रहा है तो क्या होगा कि मटेरियल हार्ड हो जाएगा, या सडन हीट उसके अंदर हो रही है तो फास्ट कूलिंग होगी और मटेरियल जो है हार्ड और ब्रिटाइल बन जाएगा। उसके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। अगर हमारा मटेरियल स्लो कूलिंग हो रहा है तो उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म हार्डनेस मटेरियल बनेगा, उसका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हार्डनेस मटेरियल का बनेगा, लेस हीट होगी उसके अंदर, और जो मटेरियल बनेगा सॉफ्ट एंड डक्टाइल बनेगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। हार्ड एंड ब्रिटल मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा नहीं है।
दोस्तों एक जानने वाली बात यह है कि हीट अफेक्टेड जोन जो होता है उसको हम हीट इनपुट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा लेस हीट इनपुट होगा तो स्लो कूलिंग होगी, हाई हीट इनपुट होगा तो फास्ट कूलिंग होगी। फास्ट कूलिंग की वजह से हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल बनेगा और स्लो कूलिंग की वजह से सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल बनेगा। उसका यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। तो ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों हीट अफेक्टेड जोन की। आगे दोस्तों अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा बड़ा हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा और उसका रीज़न क्या होगा कि हमारी कूलिंग जो है वो फास्टर होगी और जो फास्टर कूलिंग होगी तो ज़्यादा हार्डनेस का मटेरियल बनेगा जो कि स्ट्रक्चर को उसके अगर हम कम हीट देंगे तो क्या होगा कि हमें स्मॉल एचजेड एरिया मिलेगा, हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा जो कि स्लोअर कूलिंग होगी। स्लोअर कूलिंग होगी उससे यूनिफॉर्म हार्डनेस का मटेरियल बनेगा, यूनिफॉर्म ग्रेन साइज बनेगा और जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली होगा। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, अगर हमारा हीट इनपुट ज़्यादा होगा तो हमें लार्जर हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा और जब हमारा हीट अफेक्टेड जोन बड़ा होगा तो वो जल्दी ठंडा होगा और जब जल्दी ठंडा होगा तो उससे हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी मटेरियल की जो कि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगी और ये जो मटेरियल होगा ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली नहीं होगा। अगर हमारा हम लेस हीट डालेंगे तो हमें स्मॉल एचजेड एरिया हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा जिससे कि उसके अंदर स्लोअर कूलिंग होगी और स्लोअर कूलिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म हार्डनेस का मटेरियल बनाएगी, उसका ग्रेन साइज अच्छा होगा और वो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली होगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हम हीट अफेक्टेड जोन को कम कैसे करें। तो ये डिपेंड करता है कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड लेटर कूलिंग पार्ट ऑफ द वेल्ड मेटल। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, जैसे कि हम मेटेरियल को प्रीहीट कर दें। तो अगर हम मेटेरियल को प्रीहीट कर देंगे तो क्या होगा कि मटेरियल जो होगा पहले से ही थोड़ा गर्म होगा और जब वो वेल्ड होगा तो उसके अंदर ज़्यादा हीट क्रिएट नहीं होगी और जो होगा उसकी कूलिंग जो है कि सही होगी और उससे यूनिफॉर्म हार्डनेस का मटेरियल बनेगा। तो प्रीहीट हमको हेल्प करती है यूनिफॉर्म हार्डनेस का मटेरियल बनाने में, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर अच्छा होता है और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली होता है। दोस्तों अगर हम प्रीहीट नहीं देंगे तो क्या होगा, वो मटेरियल के अंदर हम ज़्यादा हीट इनपुट करेंगे और वो सडन हीट होने की वजह से वो जो है उसके अंदर बड़ा हीट अफेक्टेड जोन आएगा और मटेरियल के हार्डनेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली नहीं होता है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है पोस्ट हीट। पोस्ट हीट भी क्या करता है कि जो हमारा मटेरियल होता है उसका ग्रेन साइज को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है और पोस्ट हीट करने की वजह से क्या होगा कि मटेरियल हमारा धीरे धीरे स्लो कूलिंग होगा और हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर उसका अच्छा रहेगा और कोई उसके अंदर ज़्यादा डिफेक्ट नहीं आएगा, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। आगे है दोस्तों इंटरपास टेम्परेचर। इंटरपास टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, जब हम वेल्ड करते हैं तो वेल्ड की एक लेयर के बाद दूसरी लेयर करनी पड़ती है तो उसके बीच में हमको हीटिंग करना पड़ता है जब ये ज़्यादा थिकनेस का मटेरियल होता है। इसमें क्या होगा, अगर इंटरपास टेम्परेचर हमने ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा कि वहाँ पे एचजेड एरिया बढ़ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इंटरपास टेम्परेचर दे रहे हो तो वो डब्ल्यूपीएस की जो रिक्वायरमेंट है उसके बराबर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों लेस करंट एंड एफिशिएंट ट्रेवल स्पीड। दोस्तों होता क्या है, अगर हम अपनी ट्रेवल स्पीड को स्लो कर दें तो क्या होगा कि वहाँ पर वो हाई हीट क्रिएट कर देगा और जब हाई हीट क्रिएट होगी तो उससे फास्टर कूलिंग होगी और इससे एचजेड एरिया बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है कि हमारा फिर ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं बनेगा।
तो दोस्तों क्या होता है कि हमको करेक्ट ट्रेवल स्पीड रखनी चाहिए जिससे हमारा एचजेड एरिया ज़्यादा बड़ा ना बने और हमारा मेटल का ग्रेन साइज सही रहे। दोस्तों एक तरीके से और एचजेड को कंट्रोल कर सकते हैं स्मॉल डाई का इलेक्ट्रोड यूज करके। इससे क्या होगा कि जब हम स्मॉल डाई का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो हमारा हीट इनपुट कम होगा और हमारे हीट इनपुट कम होगा तो वो स्लोअर कूलिंग होगा जिससे हमारा मेटल का ग्रेन स्ट्रक्चर सही रहेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमने जाना एचजेड क्या होता है, एचजेड कैसे बनता है और एचजेड का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों ये आज के डिड यू नो सेगमेंट में नॉट ऑल वेल्डिंग रिक्वायर्ड हीट, मतलब हमने ये पढ़ा है, हमारा बिलीफ ये है कि वेल्डिंग करने के लिए हीट की जरूरत है। बट एक दोस्तों एक कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस भी होता है जो कि नॉर्मली स्पेस में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि हमको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जब दो मटेरियल को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ती है और वेल्डिंग हो जाती है। तो एक ये कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस है, इसको मैं कभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपके जस्ट एक नॉलेज के लिए था। आगे दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे आगे के वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।